साउंड देखिए। हेलो 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 हेलो। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, सभी लोगों का स्वागत। और ज्वाइन करेंगे आज के सेशन को। आज का सेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? चलो यार, सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई वाले में अभी लग नहीं पा रही क्लास, दोनों जगह लाइव। कोई बात नहीं, अभी मेन चैनल पे हम लोग कर लेते हैं। चलो जी, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने आज का जो प्रोग्राम रखा है, और थोड़ा सा तबीयत भी मेरी यार आज ऐसी है, तो कोई बात नहीं, जितना हो सकेगा उतना तो मैं पूरी एनर्जी दूंगा ही आपको। घबराइएगा नहीं। सब लोग ज्वाइन करो जी क्लास को। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एमसीक्यू, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोगों ने करना क्या है, मतलब कि वो करना है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तरीका क्या रहेगा, कौन कौन से एग्जाम के क्वेश्चन हमारे पास हैं, कौन कौन से एग्जाम के क्वेश्चन है तो मैं बता दूं। सबसे पहले तो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन प्री, क्योंकि इन क्वेश्चनों के जो मॉडरेट लेवल के और लो लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इनके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि जे एग्जाम में, ए एग्जाम में, एसएससी में। दूसरा रहेगा दोस्त एसएससी और आरआरबी जेई और एसएससी जेई। एक और सोर्स रखा है मैंने, उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के एग्जाम है, जेई और एई। एक तो सोर्स ये है, कुछ और भी हैं अदर में, और सारे आ गए आपके अदर स्टेट गवर्नमेंट एई एंड जे एग्जाम, जिसमें राजस्थान के भी कुछ डाले होंगे, कुछ हमने पंजाब वाले डाले होंगे, और भी कई सारे हैं। जय माता दी। चलो शुरू करें फिर, देर करते हुए। थोड़ा आज एनर्जी कम रहेगी भाई, हालांकि पूरी कोशिश करूंगा मैं। मेरा आज बहुत दिक्कत हो रही है, पूरे बदन में भी दर्द हो रहा है, सर में भी दर्द, पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे तो लग रहा है डेंगू ना हुआ हो। डेंगू होगा तो नुकसान समझो फिर क्लास का 2-3 दिन। चलो खैर, कोशिश करते हैं पूरी। इंजीनियरिंग सर्विस 2010 का क्वेश्चन है, पुराना है, लेकिन ये क्वेश्चन आने के चांसेस रह सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये बता दूं कि दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और एक होता है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। डिटर्मिनेट का मतलब है कि सर जब रिएक्शन आपकी या डीएस है, डीएस इज इक्वल टू 0 हो। जैसे कि ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये फिक्स सपोर्ट है, अगर आप ध्यान से देखें तो दोस्त ये फिक्स्ड सपोर्ट का एक आपके पास मेंबर है, और दोनों जगह ये फिक्स हो रखा है। दोनों जगह क्या हो रखा है, फिक्स हो रखा है। जवाब आप लोग जरूर करेंगे, जो ऑफलाइन वाले विद्यार्थी हैं या ऑनलाइन वाले, सभी लोग करेंगे, ठीक है ना। हाँ, इनको बोल दो कि ये वाला लिंक मेन चैनल पर। चलो चलो दोस्तों, जब आप इनडिटर्मिनेट बीम की बात करते हैं तो इसमें डीएस जो है 0 नहीं होता है, डीएस नॉट इक्वल टू 0 होता है। कहने का मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 3 रिएक्शन यहाँ होती है और 3 रिएक्शन यहाँ होती हैं। आप बोलोगे कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं, तो हम बताएंगे आपको कौन कौन सी रिएक्शन होंगी बालक। तो एक होगी आपके पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक होगी वर्टिकल रिएक्शन, एक मूवमेंट की रिएक्शन। ऐसा ही यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक मूवमेंट की रिएक्शन। तो डीएस डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकालने का जो तरीका है, ठीक है ना, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकालने का जो तरीका है वो होता है, ये मैं थोड़ा शॉर्टकट तरीके में बता रहा हूं आपको। अननोन रिएक्शन, अननोन रिएक्शन माइनस नोन रिएक्शन। नोन रिएक्शन, आप बोलोगे नोन रिएक्शन क्या है। अननोन तो है जो रिएक्शन जो आपके सपोर्ट पर है, अननोन वो होती है। और नोन रिएक्शन कौन सी होती है, नोन वो होती है जो आपकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है। ये हमेशा 3 होती हैं। आप बोलोगे 3 कौन कौन सी, समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल देते थे। समीशन ऑफ एफ वर्टिकल इज इक्वल टू 0 या एफ आई इज इक्वल टू 0, यहाँ से आप वर्टिकल फोर्स निकाल देते थे।
और एक और रिएक्शन होती थी समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी नॉन रिएक्शन होती है, हमेशा के लिए आपको याद रखना है। लेकिन दोस्त सवाल कुछ और है, सवाल ये रखा है कि रिएक्शन बताओ आर ए और रिएक्शन बताओ यहाँ दोनों सपोर्ट पे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका बता देता हूँ मैंने आपको, हालांकि रटाया भी है। कभी भी जीवन में ना, कभी भी असेंट्रिक लोड वाला केस जब आप पढ़ते थे, याद है आपको कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम होता था और कोई असेंट्रिक लोड लगता था। असेंट्रिक का मतलब सेंट्रिक नहीं, असेंट्रिक मतलब इधर वाली डिस्टेंस ए है और इधर वाली बी है। वैसे तो जब इसमें ए लगाते हो आर समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0 लगाते, तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। फिर समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट द ए लगाओगे तो फिर आर बी इंटू दिस डिस्टेंस, फिर डब्ल्यू इंटू दिस डिस्टेंस, ऐसा करके आप आर ए आर बी निकाल सकते हो। लेकिन एग्जाम में इतना समय नहीं होता, स्मार्ट वर्क करना है कम से कम समय में। तो ये वाला जो रिएक्शन आती है दोस्त, ये आता है डब्ल्यू, क्या तरीका बताया था, डब्ल्यू इंटू उधर वाला डिस्टेंस, तो उधर वाला डिस्टेंस बी अपॉन में ए प्लस बी, पूरी डिस्टेंस। जब आप इधर वाली राइट साइड वाली रिएक्शन निकालते हैं तो आप क्या बोलोगे, सर डब्ल्यू तो आएगा ही, लेकिन अभी रिएक्शन जो आएगी, मतलब डिस्टेंस जो आएगी उधर वाली आएगी, लेफ्ट साइड वाली, तो डब्ल्यू अपॉन ए प्लस बी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या, मतलब ट्रिक है ये। डब्ल्यू जब इधर वाले रिएक्शन, डब्ल्यू इंटू उधर वाला डिस्टेंस अपॉन ए प्लस बी या एल जो भी आप कहें। और जब आप इधर वाली रिएक्शन निकालोगे तो डब्ल्यू इंटू इधर वाला डिस्टेंस। तो ये लॉजिक थोड़ा याद रखना। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगता है सर, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगता है। मैं बता देता हूँ कैसे लगता है, देखो इधर ध्यान से, एक सेकेंड। क्या होता है कि यहां पर जो आपके पास आर ए होगा, आर ए, यहां पर भी डब्ल्यू इंटू उधर वाला डिस्टेंस अपॉन ए प्लस बी। ये जो आर सी होगा, मतलब ये वाली रिएक्शन, तो ये आपका डब्ल्यू इंटू इधर वाला डिस्टेंस अपॉन ए प्लस बी। तो आप जो है ना आराम से ये वाला ट्रिक लगा सकते हैं यहाँ पर। तो सब निकालो दोस्त जल्दी से। तो हम कहेंगे डब्ल्यू की वैल्यू कितना है सर, 25 है। गुणा करोगे सर बी बोले तो देखो यहाँ पर फिगर में देखो 3 टाइम्स ऑफ एल अपॉन में सर ए प्लस बी बोले तो 5L। तो आप बोलेंगे सर ये तो एल से एल कैंसिल हो गया, 25 या 75 होता है, 75/5 होता है 15। तो आर ए का मान आ गया सर 15। पहला इक्वेशन पहला सॉल्व कर दिया। डब्ल्यू का मान 25, ए का दूरी सर 2L अपॉन में 5L लिख देता हूँ सीधे। तो सर ये आ गया आपके पे 10L। लेकिन सर यहाँ पर वैसे तो आंसर आ चुका है आपका, एक आ गया आपका आरसी आ गया आपके पास कितना, आर ए आ गया 15 और आर सी आ गया। वैसे तो आंसर ही हो गया आपका, और कोई ऑप्शन में है भी नहीं इस तरह से। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी जो है ना आपको यहाँ पर ये नेगेटिव साइन वाले दो ऑप्शन आपको सेम दिख सकते थे, एक पॉजिटिव में नेगेटिव में। उसके लिए थोड़ा लॉजिक सोचना होता है। लॉजिक ये है दोस्तों, लॉजिक ये है कि जब आप इस नेचर की बात करेंगे, ध्यान से सुनो, जब आपके इसके फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे यहाँ पर बी और सी का, तो बी सी में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नेचर क्या है, बी सी में ऐसा एक लोड लग रहा है। बी और सी की बात कर रहा हूं, तो इसके लिए इसका जो रिजल्टेंट आएगा इसी का अपोजिट आएगा, फिर ऐसा आएगा क्या। तो इसमें तो है भाई साहब कंप्रेशन, क्या है इसमें, कंप्रेशन नेचर का। सेम टू सेम अगर हम देखें यहाँ पर, सेम टू सेम अगर हम देखें यहाँ पर दूसरे वाले फिगर में, दूसरे वाले का मतलब यहाँ वाले फिगर में, ये वाले में, तो इस वाले में अगर आप देखेंगे इस वाले पोर्शन को उठा के, तो इसमें आपका लोड जो है ऐसा दिख रहा है। तो इसके लिए प्रतिरोध कुछ ऐसा आएगा। हालांकि इसमें ऑप्शन में माइनस दे रखा उसने, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा ए से लेकर बी वाले में आपका पॉजिटिव होना है फोर्स, टेंसाइल फोर्स, और बी से लेकर सी वाले में कंप्रेशन होना है। ध्यान रखिएगा, कंप्रेशन नेचर। ये फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाया। चलो जी, इस क्वेश्चन को करिएगा दोस्त। इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, ईएससी 2017 में आ रखा है, इस तरह के क्वेश्चन खूब आते हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन यही उत्तराखंड में आ रखा था, उत्तराखंड पीएससी, यूके पीएससी, जेई में आ रखा था। हालांकि डेटा अलग था, यहाँ पर वैल्यू अलग हो सकती हैं, लेकिन सवाल सेम टू सेम था, कॉन्सेप्ट सेम था। तो चलिए सभी लोग जवाब करेंगे दोस्तों। व्हाट इज द स्ट्रेस एट द सेक्शन एक्स एक्स, मतलब कि ये वाला जो सरफेस है ना, ये वाला एरिया है ना, इसमें बताना है सरफेस। अब वैसे भी आप देखेंगे ना, इसको प्रिज्मेटिक बार कहेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो प्रिज्मेटिक बार है, इसके कहीं पर भी किसी भी सेक्शन पे देखें आप तो क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं है। और जब चेंज नहीं है तो मजेदार बात यह है कि क्रॉस सेक्शन एरिया उसने दे भी रखा है, और क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू दे रखी उसने 1000 mm²। सब लोग करो अपने हिसाब से, पहले सभी लोग करो, 1000 mm² हो जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ गए बात को। अब 1000 हो जाता है दोस्त क्रॉस सेक्शन एरिया, हमें चाहिए स्ट्रेस, और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो पहले तो आपको इस वाले पोर्शन में लोड की वैल्यू चाहिए।
क्योंकि लोड अपॉन एरिया ही होता है स्ट्रेस। तो दोस्तों हमेशा जीवन में मेरी एक बात याद रखिएगा, आप यहां से स्टार्ट करो या वहां से स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट करो, सवाल यह है कि आपके पास अगर यहां से स्टार्ट करते हो तो लास्ट में आते आते करके ये लाना चाहिए, लास्ट में 110 आना चाहिए। यहां से स्टार्ट करोगे तो आपका वैल्यू जो है 60 आनी चाहिए आपकी कैलकुलेशन में। दिखा रहा हूं मैं आपको, देखो मैं मान लेते हैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। तो पहले आप इस पोर्शन को उठा दो, ए और बी को उठा देता हूं। तो ध्यान रखिएगा एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप किसी भी पोर्शन को किसी तरफ से उठा रहे हैं, जैसे आप इस तरफ से उठा रहे हैं, तो फिर भूल जाओ उधर की बातें सब, उधर क्या हो रहा है भूल जाओ आप। बस एक चीज याद रखो कि यहाँ पर बस ए पॉइंट पर एक लोड आ रहा है और बस उसी को पहले रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व का मतलब मीनिंग क्या है मैं बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड थोड़ा। इधर देखो थोड़ा, मेरा सवाल यह है कि सर पहले तो आपको यहाँ पर एक लोड दिख रहा है क्या, 60 किलो न्यूटन का, और भूल जाओ आप, और क्या हो रहा है वो छोड़ो आप, पहले आप इस 60 के मुंह को बंद कराओ। सर लोड आ रहा है ऊपर टेंसाइल का, तो देखेंगे अगर आप देखेंगे तो 60 का तो न्यूट्रलाइज ऐसे ही होगा, 60 वाला तो न्यूट्रलाइज ऐसे होगा, बिना इसके तो होगा नहीं, करना ही पड़ेगा ऐसा। फिर हम देखेंगे सर बीसी पोर्शन पे, बीसी पोर्शन में पहले तो ये वाला जो ऊपर फोर्स आ रहा है इसको न्यूट्रलाइज कराओ। देखो ये ऐसा आ रहा था ऊपर, यहां पर देखो, तो इसको बंद कैसे कराओगे इसका मुंह, मतलब ये जो उधार है कैसे दोगे इसका, अरे ऐसे तो देखो इसका 60 का, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स नलीफाई हो गया काम खत्म। लेकिन अब देखना है सर फिगर, इतना काम आपने कर दिया, अब देखना है फिगर। तो फिगर में देखेगा आप तो बी वाले पॉइंट पर एक और लोड है, बी वाले पोर्शन पर एक और लोडिंग आ रही है, और वो कितने की आ रही है सर, बी वाले लोडिंग पर, बी वाले क्रॉस सेक्शन पर एक लोडिंग आ रही है और वो 20 का आ रहा है। और 20 का अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ ऐसे लिखा है उसने। क्या मैं इस फिगर को ऐसे नहीं बना सकता क्या, अगर आप ध्यान से देखें इस फिगर को मैं ऐसे नहीं बना सकता, क्योंकि सर दोनों के दोनों टेंसाइल हैं, तो टेंसाइल फोर्स को आप लोग लेते हैं पॉजिटिव और कंप्रेसिव फोर्स को लेते हैं नेगेटिव। तो दोस्तों ये साइन कन्वेंशन भी होता है हमारे सुपरपोजिशन थ्योरम का, ये जो मैं लगा रहा हूँ सुपरपोजिशन थ्योरम बोलते हैं इसको। तो आप ऐसे नहीं कर सकते सीधे सीधे कि सर 80 किलो न्यूटन का आ रहा है, और जब इधर से 80 का आ रहा है तो ये बैलेंस कराने के लिए यहाँ भी 80 होगा, या यहाँ पर दिखाना चाह रहे हो तो यहाँ पर भी ऐसे किया होगा तुमने, ऐसा बैलेंस कराने के लिए। बात को मानते हो? तो सर अब आप बोल सकते हैं कि ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, इसमें सर स्ट्रेस निकालना है तो लोड है 80, और गुणा करोगे आप एरिया, मतलब कि किलो न्यूटन को न्यूटन में, अपॉन में आप करोगे सर एरिया जो है 1000 का दे रखा उसने, तो आप बोलेंगे सरकार 1000 से 1000 कैंसिल, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा आज का आंसर। तो ये है, लेकिन थोड़ा और आगे चलते हैं, मुझे प्रूफ भी कराना है कि हाँ क्या 110 आ रहा है तुम्हारा, तुमने सही करी कैलकुलेशन। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं अब आ रहा हूं, ये कौन सा पॉइंट था, ये था बी और ये था सी। अब मैं आ रहा हूं सी और डी पर। सवाल हो गया जी, आंसर आ गया आपको, लेकिन मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं दोस्त। अगर आप ध्यान से देखें इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, तो एक लोड कुछ ऐसा दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ये देखो ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। इसको बैलेंस कराने के लिए यहाँ पर कैसा आएगा, ये 80 का आएगा, तो ये वाला बैलेंस करा दिया आपने, इससे कर दिया, वेरी गुड। लेकिन एक और एडिशनल लोड है सर, अगर आप सी पॉइंट पर देखें ध्यान से, यहाँ देखो, यहाँ पर सी पॉइंट पर अगर आप देखें तो एक और लोडिंग है सर। सी पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं सी पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो सी पॉइंट पर एक और लोडिंग है सर, और वो 30 किलोन्यूटन की लोड है, और वो बाहर की तरफ है। अगर आप ध्यान से देखें तो बाहर की तरफ है 30 किलोन्यूटन का। तो आप मुझे बोल सकते हो कि सर ये फिगर ऐसा भी बनाया जा सकता है, 80 और 30 का लोड कितना होता है जोड़ करके, तो हम बोलेंगे सर ये 110 होता है, 110 होता है सर ये। और यही 110 बैलेंस कराने के लिए यहाँ कितना बनाना पड़ेगा आपको, 110। तो भाई साहब अब देखो, आप अब चेक करो, आप यहीं पर आपकी क्वेश्चन सही हो रही है या गलत हो रही है, आपकी चेक खुद भी कर सकते हैं आप। तो 110 देखो यहाँ पर, और अगर आप इस फिगर में देखें, अगर आप इस फिगर में देखें तो 110 ही था क्या, तो क्या है आपकी कैलकुलेशन क्या है, सही है। आप घर पे ना, आप घर पे इधर से करके चलना, पहले 110 कराना, फिर 110 को बैलेंस कराना, फिर 30 का लगाना सी डी वाले पर, तो आप देखोगे कि सब यहां से जब चलोगे, आप इधर वाले पोर्शन से चलोगे तो आपका 60 आना चाहिए। जिस प्रकार अगर यहां से स्टार्ट करते हो तो 110 आना चाहिए लास्ट में प्रूव करके, अगर नहीं आता है तो इसका मतलब तुम गलत हो। तो आप इन क्वेश्चनों में ना एग्जाम में ही पकड़ लेते हो कि हमने सही करी है या गलती करी है, ठीक है। आगे बढ़ें जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब करो दोस्तों। माइल्ड स्टील का बार है जो कि सर्कुलर है, इन द क्रॉस सेक्शन टेपर हो रखा है फ्रॉम द 40 mm डायमीटर टू। ये क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, जिनमें आपको हो सकता है कि फॉर्मूले तो आते हो, लेकिन आपको ताकत होनी चाहिए फटाफट करने की भी।
फटाफट करने की ताकत भी होनी चाहिए। ठीक है, आज थोड़ा सा बहुत डर लग रही है स्थिति यार, है ना, थोड़ा माफ करेंगे अगर एनर्जी आपको कहीं पर लग भी रही है थोड़ा कम, कोई बात नहीं, माफ करेंगे। पता नहीं क्या हो रहा है, कल रात से मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है, मुझे तो डर लग रहा है डेंगू तो ना हो कहीं। आज सीबीसी कराता हूँ। Mild steel bar circular in the cross section, taper from the 40 mm diameter to 20 mm diameter over its length of 800 mm. It is subjected to an axial pull of 20 kilonewton. E is equal to 2 into 10 की power 5 Newton per mm square. The increase in the length of the rod will be, बताइए दोस्तों, करो यार, जल्दी जल्दी करो यार, रुको मत, फटाफट करो। सबसे पहले तो दोस्तों ये डायमीटर में बना के दिखा देता हूँ। ये टेपर बार कुछ ऐसा होता है बालक, पता होगा आपको। टेपर बार कुछ ऐसा होता है, एक तरफ का डायमीटर ज्यादा, डायमीटर कितना ज्यादा है यहाँ पर D1 बोल देता हूँ सबको, इधर 40 mm है, इधर का डायमीटर कितना सर, ये है 20 mm। इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लोड लग रहा है और ये तुम्हारा कुछ ऐसे जा रहा है। वो लोड की वैल्यू भी दे रखी है उसने 20 किलो न्यूटन। लेंथ भी दिया होगा, फिर तो लेंथ भी दिया है क्या, हाँ दिया है। ये जो लेंथ है सर ये है 800 mm। ठीक है, सबसे पहले तो फॉर्मूला बताओ, कितने बालकों को पता है इसका फॉर्मूला, नहीं पता है। फॉर्मूला होता है इसका, जब हम डेल एल निकालते हैं तो डेल एल इज इक्वल टू 4PL अपॉन पाई D1 D2 E। तो हम देखेंगे सर P को जो है न्यूटन में जरूर रखिएगा, क्योंकि E का मान जो है न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, तो न्यूटन में करेगा इसको। 20 को न्यूटन में करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई, लेंथ तो आपका mm में है, वो भी दिक्कत नहीं है। पाई D1 का मान है सरकार यहाँ पर 40, D2 का मान है सर यहाँ पर 20 और 2 इंटू 10 की पावर 5, दिस इज द इलास्टिसिटी। तो दोस्तों काटो ना यार, इसको फटाफट से काटो, अब क्या दिक्कत आ रही है आ गई। देखो 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 गया, 20 से 20 गया, 4 से 40 गया, तो 10 आएगा। 10 पाई आ रहा है, 1/10 पाई। 5 पाई कैसा है जी, अब बताओ, इतनी गलत है तुम्हारी कैलकुलेशन, बताओ यार। 10 पाई नहीं आएगा, मैं गलती कर रहा हूं क्या, ये तुम ही गलती कर रहे हो। निकालो जल्दी फटाफट, बताओ यार, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल सही बात है। कई बार गलती कर दी क्या मैंने, कहां पर हो रही है, हो सकता है यार गलती तो मेरे से हो सकती है। ओ ये तुमने छोड़ ही दिया सर, ये तो छोड़ ही दिया, हाँ हाँ ये कैसे छोड़ दिया ना। 8/2 है ना, तो 8/2 को 4 नहीं काटोगे आप, 4/10 मतलब कि 5 बटे मतलब 2/5 पाई। बिल्कुल सही है, तुमने सही किया था भाई, किसने किया था, ठीक है बिल्कुल सही जवाब है 2/5 पाई। तो ये एग्जाम है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं तो आपको फटाफट से कैलकुलेट करने हैं। चलिए जी, IES या ESC 2018 में आ रखा है, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट एग्जामों में। चलो जवाब करो फिर। फॉर अ मटेरियल द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 100 GPa and the modulus of velocity is 250 GPa. The value of Poisson ratio is, अरे दोस्तों आपको जीवन में कुछ मत करो, आप 4 फॉर्मूले तो रट ही डालो। कौन से सर, E is equal to 2G 1 plus mu, एक सर E is equal to 3K 1 minus 2 mu, एक और फॉर्मूला था सरकार, ये 2 फॉर्मूले हो गए, एक और फॉर्मूला था, ठीक है। दूसरा है हमारे पास E is equal to 9 kg अपॉन 6 plus 3G, ऐसी है क्या। एक और फॉर्मूला आता है सर, मैंने बताया था आपको, म्यू का आता है, वो 32 और 62 लिखना है, और यहां पर आपके पास kg और kg डालना है, माइनस से प्लस की तरफ, तो 3K minus 2G अपॉन 6K plus 2G। तो दोस्तों ये 4 फॉर्मूले तो आपको जीवन में हमेशा याद रखने हैं, इनमें से एक काम आता है, एक ही आता है क्वेश्चन,
चलिए जी, यहाँ पर आपके पास मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी दी है, तो यहाँ पर ये वाला लगेगा जहां तक मुझे लग रहा है। तो E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। तो सर E इज इक्वल टू हो जाएगा, E का मान दे रखा है, हाँ बिल्कुल दे रखा है, 250 दे रखा है, 2 टाइम्स ऑफ G का मान भी दे रखा है सर 100, और 1 प्लस म्यू, तो 250 बटे ये कितना हो गया, 250 बटे 200, 1 प्लस म्यू। करो इसको सॉल्व, करो बालक सॉल्व। 12 दशमलव है, क्या हो गए, करो जी। इज इक्वल टू 2g, गलत तो नहीं रख दिया मैंने, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सही है, हाँ मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी सही है, रखो फिर 200 है, 200 है बाला की। तो 25 बटे 20, 4 बटे 5, मतलब कि 5 बटे 4 माइनस 1 कर दो, दिस इज इक्वल टू म्यू। तो 1/4 नहीं आ गया, 1/4 आ गया क्या, यस, और 1/4 होता है 0.25। सर थ्योरी क्लास नहीं होगी क्या, थ्योरी क्लास मैंने करा रखी है डियर ना, ज्योति चौहान कह रही हैं। थ्योरी क्लास का क्या है ना सर, E इज इक्वल टू 9kg प्लस 3k प्लस जी, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये वाला मैंने मिस्टेक कर दिया, 3k प्लस जी है ये, सॉरी सॉरी फॉर दैट, 3k प्लस जी, 9kg 3k प्लस जी, अब सही है, सुधार दिया मैंने। थ्योरी क्लास मैंने करवा रखी है, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग JE&E चैनल पर हमारे जाते हैं, जो दूसरा चैनल है सिविल का, उसमें मैंने कुछ मतलब मुझे लगता है SFD BMD चैप्टर तक अच्छे से पढ़ा रखा है, इवन डिफ्लेक्शन चैप्टर तक भी। तो फिलहाल आप वहां से करके आ जाओ, थ्योरी डिटेल में पढ़ा रखा है। चलो इधर देखो, स्टील रॉड 15 मीटर लॉन्ग इज एट द टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड, द वैल्यू ऑफ अल्फा इतना is equal to 200 giganewton per meter square are adopted when the temperature is raised to 25 degree centigrade. What is the free expansion of the length? एक आपको free elongation चाहिए। दूसरा, if the expansion of rod is fully prevented, मतलब फिक्स कर दें, what is the temperature stresses? दो केस हैं, आप दो आंसर आएंगे इसमें, दो केस हैं सर, दो आंसर हैं। गेट का कोई ऐसा सेंटर बताओ जहां नकल मार सको। हाँ तुम बहुत सही जा रहे हो भाई हंस भी नहीं सकता, आज इतनी एनर्जी भी नहीं है भाई साहब, देख रहे हो हरकत भाई साहब को। सर आई एम आस्किंग अबाउट द न्यू सब्जेक्ट थ्योरी सब्जेक्ट। थ्योरी में कराऊंगा इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते से कराऊंगा थ्योरी को भी, एक सब्जेक्ट को थ्योरी भी कराऊंगा आप, ठीक है। क्योंकि आपका सही थ्योरी कराते हो सर, क्योंकि आप सही थ्योरी कराते हो, हाँ बिल्कुल सही में कराते हैं भाई, मेहनत करते हैं ना हम लोग, इसलिए हम मेहनती टीचर हैं। इधर देखो, खैर दोस्त, एक मेंबर ऐसा है कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस है और इसको आपने प्रिवेंट नहीं कर रखा है, इसमें आपने क्या कर रखा है, दोनों जगह से ये फ्रीली एलोंगेट होता है। तो आपको पता होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इसमें फ्री एलोंगेशन भी होता है बार में, जानते हो, ये जो फ्री एलोंगेशन होता है आपको पता होगा एल अल्फा डेल टी होता है। इसको बोला क्या जाता है, इस एल अल्फा डेल टी को बोला जाता है फ्री एक्सपेंशन या फ्री एलोंगेशन। लेकिन ध्यान रखिएगा ये फ्री एलोंगेशन लोड के कारण नहीं है, ये ओनली ऑन टेम्परेचर जब बढ़ाया जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से हो रहा है। तो पहले तो यही निकालो आप, डेल टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो सबसे पहले लेंथ कितना दे रखा है सोर्स, 15 मीटर का दे रखा है, तो 15 को 1000 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि एमएम में हो रही है बातें, यहाँ नीचे देखें अगर आप, 15 मीटर का लॉन्ग है जो, इसको एमएम में कर दिया। टेम्परेचर दोस्तों शुरुआत में 15 डिग्री सेंटीग्रेड था और बाद में जो है ना ये आपका आ गया 65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, चलो पहले अल्फा लिखो, अल्फा का वैल्यू है सरकार 12 इंटू 10 की पावर -6, तो कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे 0। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो डेल्टी हो जाएगा 65 माइनस 15, तो ये 50 हो गया सीधे सीधे, ये तो 50 हो गया ना। तो आप बोलेंगे सर इसको काटो, अब यहां से कैसे काटोगे इसको,
काटो यार जल्दी से, जवाब करो जी, कटिंग फटिंग भी फटाफट होनी चाहिए। 10 की पावर 6 है, नीचे है ये ना, और 10 की पावर 3 है, तो आप बोलेंगे सर 10 की पावर -3 अभी भी बच रहा है ना। तो अगर आप देखेंगे तो 15 गुणा 12 गुणा ये ऊपर 50 हो रहा है, बटे 1000 हो रहा है, ऐसे तो लिखेंगे इसको। काटो जरा इसको, कितना हो रहा है, 20 पंजे 100 हो गया ये नीचे, 20 पंजे 100 हो गया, और काटो जरा, है ना, 10 दूने 20, तो मेरे हिसाब से 15 कितना हो गया सर, वो हो गया 9 हो गया, 9 mm। अब आते हैं सर कि यही चीज अब थोड़ा थोड़ा दूसरी तरफ से पूछी गई है कि यहां पर दोनों जगह से इसने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है, ये फिक्स कर दिया है, प्रिवेंट कर दिया ना दोनों जगह से, मतलब प्रिवेंटेड है, ठीक है ना। सर आप बता सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट करेंगे हम लोग थोड़ा सा अभी क्या कर रहे हैं, एक बालक बहुत दिनों से लगा हुआ है स्ट्रक्चर, तो हो सकता है स्ट्रक्चर को कराऊं मैं, एसएससी जे लेवल तक जो होता है स्ट्रक्चर, या जे लेवल तक क्या स्ट्रक्चर आता है, जैसे आर्च आ जाता है, ट्रस आता है ना, तो पढ़ाऊंगा मैं शायद। चलो इधर देखो जी, तो दोस्तों जब दोनों जगह से प्रिवेंटेड होता है तो यहाँ पर जो आपका स्ट्रेस का वैल्यू आता है, टेम्परेचर स्ट्रेस, तो ये आता है ई अल्फा डेल्टी, आता कि नहीं आता है, तो बस ई का मान दे रखा उसने 2 × 10 की पावर 5, गीगा न्यूटन को वही वैल्यू आती है, गीगा न्यूटन को न्यूटन में करोगे, फिर आप मीटर को mm में करोगे तो यही आएगा 2 × 10 की पावर 5, अल्फा का वैल्यू 12 × 10 की पावर -6, डेल टी जो है 50 हो गया था, तो 10 की पावर 5 10 की पावर -6, तो नीचे में आपका क्या हो गया 10 आ गया, 10 पंजे 50, 12 पंजे 60, 60 दूने 120, तो 120 आपका आंसर आ गया। तो भाई साहब आपके पास बी ऑप्शन हो गया। तो फटाफट ऐसे करने हैं, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बिना किसी कैलकुलेटर के होने हैं, ठीक है। तो सभी ने आंसर किया, तुम लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे भाई, बैठे पड़े हो बस, ऐसे नहीं कि कुछ करें फटाफट से। ए भाई ये राजनीति वाली बातें नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो इधर देखो, a tie bar 50 mm 8 mm is carry the load of 80 kilonewton, specimen of same quality steel of cross section area इतना, if the maximum load carried by the specimen is 125 kilonewton, the gauge length will be। अब यहाँ पर गेज लेंथ का क्वेश्चन है दोस्तों, आईईएस या ईएससी 2020 में आ रखा है, ईएससी 2020 में आ रखा है कि गेज लेंथ कैसे निकालेंगे, ईएसई 2020। देखो यार, सबसे पहले तो भाई गेज लेंथ क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में गेज लेंथ क्या होता है, जब आप किसी मटेरियल को या किसी टेस्टिंग पीस को, किसी मेंबर को, कोई माइल्ड स्टील है मान लेते हैं, इस टेस्ट पीस को आप टेंसाइल टेस्टिंग करवाने के लिए ले जाते हैं लैब में। तो एक्चुअली में जब लोड लगाते हैं आप, तो एक्चुअली में कितनी लेंथ में आपको एक्सटेंशन मेजर करना है, कितनी लेंथ में आपको एक्सटेंशन मेजर करना है इस टेस्ट पीस का, कितनी लेंथ में एक्सटेंशन को या खिंचाव को मेजर कर रहे हैं आप, पूरी लेंथ में तो कर नहीं रहोगे, कितनी लेंथ में आप एक्सटेंशन मेजर कर रहे हैं किसी टेस्ट पीस का, उसी को कहा जाता है गेज लेंथ। और ये गेज लेंथ एल से डिनोट होता है दोस्त, गेज लेंथ डिनोटेड बाय एल। एल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 5.65 ऑफ √a। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। हालांकि जब आप इसको ना 5 टाइम्स में भी आता है, क्या करते हो, जब आपका सर्कुलर बार हो तो जब π/4 ऑफ डी स्क्वायर रखोगे ना, तो ये आपका L इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ डी आता है, डी इज द डायमीटर, कभी कभी वो भी आता है ऑब्जेक्टिव में। चलो भाई करो, तब करो फिर फटाफट से, कितना आ रहा है, कर क्यों नहीं रहे तुम लोग। ठीक है सर, स्ट्रक्चर सही है, बट ईएससी लेवल तक करा देना, बिल्कुल करा देंगे। ईएससी लेवल तक भी कराऊंगा, लेकिन पहला मेरा जो मोटिव होगा वो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम एसएससी जेई तक कराना होगा। लास्ट में मैं फिर ईएससी को बता दूंगा कि हाँ अब मैं थोड़ा ईएससी के लिए करा रहा हूँ,
लेकिन पहला मेरा मुद्दा रहेगा अपने एसएससी जेई लेवल तक। वैसे तो जब भी पढ़ाता हूँ मैं तो हालांकि वही लेवल चलता है। चलो जी जवाब करो भाई, कितना आया? अरे सीधे सीधे एरिया दे रखा उसने, अभी सर्कुलर नहीं है ना, सर्कुलर नहीं है बार, बार सर्कुलर नहीं बेटा, आपका बार जो है ना एक्चुअली में कुछ ऐसा है, ये है बार, जिसमें आपको उसने दे रखा है क्रॉस सेक्शन एरिया 250 mm स्क्वायर का दे रखा है, स्पेसमेन ऑफ सेम क्वालिटी स्टील क्रॉस सेक्शन एरिया 250 mm स्क्वायर, if the maximum load carrying capacity of specimen in the gauge length will be 50 mm into 8 mm, ये है ना टाई बार, ये एरिया लिया जाता है ये वाला। तो आप बोलेंगे सर ये वाला जो एरिया है ये 50 गुणा 8, तो ये लेना है हमको यहाँ पर। चलो जी L is equal to 5.65 अंडर रूट ऑफ 50 इंटू 8, 8 पंजे 40, 400 हो जाएगा, 400 का रूट होता है 20। तो इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन, तब भी लेट करते हो। कितना आ रहा है बताओ? 20 पंजे 100, 100 के ऊपर ही आएगा तो आप बोलेंगे सर 113 mm आ रहा है, 113 mm, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर द ब्रास मटेरियल। अब देखो भाई ब्रास मटेरियल के लिए ये ईएससी में आ रखा है, देखो और नया नया क्वेश्चन है ये 2022 में आ रखा है, देख रहा है ना आपको, इंजीनियरिंग सर्विस 2022 में आ रखा है। और फिर वही 2023 में एक और क्वेश्चन आ रखा है जो पूछा गया था कास्ट आयरन के लिए, अभी करा रहा हूँ क्वेश्चन भी, एक आया था आपका 2022 में और एक आया था 2023 में, एक कास्ट आयरन के लिए पूछा 23 में और 22 में ब्रास के लिए पूछा। कांसा जानते हो ना, पीतल कांसा है ना, तो उसके लिए आपका लगभग देखो भाई जो ब्रास होता है कांसा या जो एल्यूमिना होता है, तो लगभग लगभग दोनों की रेंज जो है ना सही लगभग लगभग बराबर होती है, लगभग एल्यूमिना की भी यही रेंज होती है, एल्यूमिनियम की भी जो है ना इतनी रेंज होती है, तो 0.34 के करीब आप चलेंगे, 0.34 के करीब। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, ईएससी 2023 में पूछा गया था। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है, इनको तो भूल से भी गलत नहीं करना है भाई साहब, भूल से भी, ठीक है, भूल से भी नहीं करना गलत। चलो जवाब करो। आज थोड़ा एनर्जी डल है तो इसलिए मैं थोड़ा आज स्लो चल रहा हूँ, माफ करेंगे, आप लोग जवाब करते रहो। वो तो आज मैं आ ही जो गया क्लास, मैंने कहा यार क्लास मिस नहीं करनी चाहिए, कम से कम 25 ना करें तो 20 क्वेश्चन तो करें, लेकिन करें, मिस होते तो इतने क्वेश्चन कहाँ करते फिर आप ना, मिस होती क्लास तो मेरा हमेशा तो रहता यही है कि मैं क्लास मिस ना करूँ, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती तब तो खैर, आज भी मैं अभी दवाई खा के आया हूँ पहले। चलो खैर, द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर द कास्ट आयरन इज इन द रेंज ऑफ, कास्ट आयरन पिछली क्लास में नहीं बताया था आपको ने, 0.2 से लेकर 0.26 भी होता है और 0.2 से लेकर 0.3 भी होता है, तो लगभग लगभग 0.2 से लेकर 0.3 वाली रेंज रखना याद। कंक्रीट के लिए कितना होता है, 0.1 से लेकर 0.2 की रेंज होती है, याद रखना इसको। तो इंजीनियरिंग सर्विस में आ रखा है 2023 में, ये देखो, तो ये वैल्यू है, जितनी आप पढ़ के जाओगे तो काम आएंगे आपके पास। स्टील के लिए 0.27 से 0.33, वेरी गुड। चलो इस क्वेश्चन को करो भाई। एक सिलेंडर है, आईईएस में आ रखा है 2023 में, और घबराने की कतई जरूरत नहीं है, बस कैलकुलेशन का खेल है, बस कर दोगे आप, मुझे विश्वास है पूरा का पूरा। करो जरा जल्दी से, फटाफट करो। चलो है सिंपल क्वेश्चन, पहले एक बार पढ़ो तो सही, तुम तो पहले ही हार मान देते हो यार। चलो पढ़ो। है सिंपल क्वेश्चन, ये घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे लैंग्वेज लिखी हुई है पहले उस आधार पे पूरी तरीके से वो करो, जैसे जो लैंग्वेज लिखी है ना, पहले कौन सी चीज दे रखी है क्या है, पहले उसको तो करो, लिखो तो सही। पढ़ देता हूं मैं। अ सिलिंड्रिकल बार ऑफ 25 mm डायमीटर एंड 1.2 मीटर इन लेंथ, लेंथ भी दे रखा है, इज सब्जेक्टेड टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेंथ वाला स्ट्रेन,
ड्यूरिंग ए टेंसाइल टेस्ट इज 4 टाइम्स द लेटरल स्ट्रेन। भाई साहब दे दिया आपको क्वेश्चन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लेटरल स्ट्रेन, ये दे रखा है। पहला सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस बोला जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को, जी को, तो वो निकालना है। पहले तो आप जो लिखा हुआ है पहले वो तो लिखो, घबराते क्यों हो, दिया क्या है पहले वो तो करो भाई साहब। देखो किसी भी बॉडी का जब आप फोर्स लगाते हैं दोस्तों, जब आप फोर्स लगाओगे तो एक्स डायरेक्शन में तो इसका खींचाव होगा, इस खींचाव को बोलते हैं स्ट्रेन इन एक्स। लेकिन यहीं पर जब आप खींचाव करोगे तो इस दौरान आपके वाई एक्सिस में क्या होगा, घटाव होगा। तो हम बोलेंगे सर एक्चुअली में क्या बोला है उसने, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सिग्मा एक्स बोल, या एक्स लिख देता हूं मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को एक्स डायरेक्शन में, दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ वाई वाला स्ट्रेन। ये आपको गिवन है, ये दे रखा है दोस्त, एक्स वाला स्ट्रेन दिस इज इक्वल टू वाई वाला स्ट्रेन 4 टाइम्स ऑफ वाई वाला स्ट्रेन। तो आप कह सकते हो कि सर निकालो जरा पॉइजन रेशियो क्या होता है बालक, यहीं से मिल जाएगा आपको पॉइजन रेशियो का मान। पॉइजन रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये बात तो आपको पता ही होगा। तो लेटरल स्ट्रेन तो वाई वाला है ना, वाई वाला है। तो अगर यहां पर आप देखेंगे वाई अपॉन एक्स करते हो तो भाई साहब वाई अपॉन एक्स करना है, लेटरल स्ट्रेन यहां देखो ना, सिग्मा ए है, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 4। लेकिन अगर आपको ये लिखना है तो ये हो जाएगा 1/4, तो ये वैल्यू आ जाएगी म्यू की वैल्यू 0.25, म्यू का वैल्यू आ जाएगा 0.25। बस हो गया काम खत्म। इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। ई का मान आपको दे रखा बालक, ई का मान दे रखा है कितना 1.2 है क्या, यस 1.2 इंटू 10 की पावर 5, और अपॉन में सीधे लिख देता हूं मैं 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस म्यू, ये वाला वैल्यू, म्यू का वैल्यू है 0.25 इज इक्वल टू जी आ जाएगा। इसको सॉल्व करो फिर कितना आ रहा है, अब तो सॉल्व कर ही दोगे, नहीं करोगे। 1.25 का मल्टीप्लाई जब 2 से करोगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर, कितना आ रहा है 48 किलो न्यूटन, न्यूटन में आएगा वो, लेकिन 4.8 किलो न्यूटन आ जाएगा वो। नहीं 25 कैसा आएगा, सही करो यार, नीचे 1.25 इंटू 2 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4.8 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलो आईएएस 2023 में एक और क्वेश्चन है दोस्त, कुछ इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन है, फिर हम थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट एग्जामों के क्वेश्चन पर भी आएंगे। कुछ शुरू में मैंने ईएससी के क्वेश्चन रखे हैं जिनको थोड़ा सा डर लग सकता है, डर इसलिए लगता है फॉर्मूले अगर हमको याद नहीं है, लेकिन एक्चुअली में हम लोगों ने जो है ना थोड़ा आदत भी बनाई होती दिमाग को कि न्यूमेरिकल देखा तो तुरंत डर गए। हमारे दिमाग को थोड़ा ये भी आदत हमने डलाई होती है कि जैसे न्यूमेरिकल देखा तो डर गए, ऐसा नहीं है। न्यूमेरिकल सही करने की अब आदत डाल दो और फटाफट से करने की भी आदत डाल दो, न्यूमेरिकल को ज्यादा टैकल करो, क्योंकि आजकल के एग्जाम में न्यूमेरिकल खूब आ रहे हैं। प्रिज्मेटिक बार हैज द क्रॉस सेक्शन ऑफ 20 mm इंटू 50 mm, लेंथ उसने दे रखा है 2 मीटर, बार इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल फोर्स 90 किलो न्यूटन, बार इज एलोंगेटेड बाय द 1.5 mm, व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस। अरे भाई साहब कितना सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया आता है भाई, घबराते क्यों। लेकिन सवाल यह है कि फोर्स अपॉन एरिया कौन सा है, ये बार कुछ ऐसा होगा बालक, अगर आप ध्यान से देखें तो ये बार कुछ ऐसा होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये बाहर 3D में अगर दिखाऊं मैं आपको तो ये ऐसा होगा बालक। तो इसको 25 इंटू 50 दे रखा उसने, विड्थ इंटू डेप्थ, 25 ही होगा तो 50 ही होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो, गलत बना रहा हूं, बिल्कुल सही बना रहा हूं। तो कहने का मतलब ये वाली लेंथ कितनी दे रखी उसने 2 मीटर, मुझे इससे भी नहीं पता। मेरा जो टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है ये आपका फोर्स अपॉन टेंसाइल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया जब आप यहां से आंखें लगाओगे तो यही एरिया ना दिखेगा, तो काहे डरते हो भाई। टेंसाइल लोड दे रखा उसने 90, उसको न्यूटन में करो, और क्रॉस सेक्शन एरिया आपका 25 गुणा 50 होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि टेंसाइल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, टेंसाइल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया आप देखेंगे 25 गुणा 50 ही होगा। करो फिर, करो इसको, ये हो गया 20 पंजे 100, कट जाएगा ना ये, और कितना हो गया ये, काटो यार फटाफट।
और काटो इसको, ये है 5 पंजे 25 हो जाएगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा, 9 चौको 36 बटे 5, तो 7.72 न्यूटन आ जाएगा। सही कर रहा हूं मैं? तो 72 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, चेक कर लेना है ना, 72 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास आंसर 72। सही तो है? ठीक है, ठीक है बालक। आगे बढ़े दोस्तों, तो यहां पर आपका आ गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को ईएससी 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, आप जरूर पढ़ेंगे, इसका जवाब भी करेंगे और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से। तो आज की क्लास में काफी बेस्ट क्वेश्चन है, तुमको पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है दोस्त। यहाँ पर गलती होने के चांसेस हैं भाई, बहुत ज्यादा चांसेस हैं गलती होने के, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा पहले, तब जवाब करना है आपको। चलो जवाब करेंगे दोस्तों। यहां पर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एन आइसोट्रोपिक मटेरियल। आइसोट्रोपिक मटेरियल तो वही होता है कि जब आपका प्रॉपर्टी जो है ना सेम होती है सारी डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी, तो आप कहते हैं कि यही कहलाता है आपका कौन, क्या कहलाता है, होमोजीनियस। लेकिन सवाल ये भी है ना दोस्त कि एक्चुअली में हमको तो 4 ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला ऑप्शन है, देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन देखिएगा ध्यान से, पूछा गया है सर शियर मॉडुलस इज इंडिपेंडेंट ऑफ संग मॉडुलस। अरे इंडिपेंडेंट कहाँ है भाई, इंडिपेंडेंट कहाँ है, डिपेंडेंट है भाई, डिपेंडेंट है ना, नहीं है। इज इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू, तो डिपेंडेंट हो गया, तो ये गलत नहीं हो गया। शेयर मॉडुलस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइजन रेशियो ओनली, ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट है पॉइजन रेशियो का, तो ये भी सरासर गलत हो गया। पॉइजन रेशियो पर तो डिपेंडेंट है ऑब्वियसली, फॉर्मूले में देखो वहां। शेयर मॉडुलस इज इंडिपेंडेंट ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ पॉइजन, ये भी साफ साफ गलत है। देखो इस फॉर्मूले से ही सब कुछ निकल रहा है, ये फॉर्मूले में देखो म्यू पर डिपेंड है, जी पर डिपेंड है, तो गलत कैसे बोल दिया आपने इंडिपेंडेंट। लेकिन डी ऑप्शन को अगर आप देखें तो डी ऑप्शन आपका सही हो रहा है। शेयर मॉडुलस इज नॉट डिपेंडेंट, सॉरी शेयर मॉडुलस इज नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंडेंट हो गया क्या, नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंडेंट हो गया क्या, तो बिल्कुल सही लिखा है डी ऑप्शन आपका इंजीनियरिंग सर्विस 2023 में आ रखा है। एक क्वेश्चन भैया यहाँ पर आज की क्लास का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा ये, ठीक है ना, इंजीनियरिंग सर्विस 2023 में आ रखा है। मैंने कहा ना कि आपको नए नए क्वेश्चनों से भी रूबरू कराऊंगा, जैसे कि 2024 में, 2025 में, अभी अगला सेशन हम लोग करेंगे तो कुछ क्वेश्चन मैं 2025 के 24 के भी करवाऊंगा आपको, ठीक है। चलो जवाब करेंगे दोस्तों, इसका जवाब करेंगे, ईएससी 2023 का है, फटाफट जवाब करो, तब तक मैं थोड़ा रिलैक्स करता हूं यार, पता नहीं क्या हो रहा है आज। ओहो What is the ratio of elongation of rectangular bar due to the self weight to the elongation if total weight of bar applied at the end? एक तो सेल्फ वेट वाला केस है और एक ऐसा है कि वो जो टोटल लोड है एक तरह से लोड की तरह है, वो लग रहा है लेकिन एंड पे लग रहा है। मतलब ऐसा समझो कि एक केस है कि भैया एलोंगेशन ड्यू टू द सेल्फ वेट प्रिज्मेटिक बार में, और एक केस है कि एलोंगेशन ड्यू टू द लोड और एक्सियल लोड है। दोनों फॉर्मूले अगर आपको याद है तो काम हो जाएगा, और उन दोनों का रेशियो चाहिए हमको, रेशियो चाहिए दोस्तों। करो खैर पहले आप कोशिश करो, आराम से हो जाएगा, घबराओ मत आप। चलो मैं बता देता हूं आपको, देखो भाई पहला केस होता था जब आपके पास कोई बार होता था और इस बार में इसके सीजी से लोड जाता था, एक्सियल लोड की बात कर रहा हूं मैं, इस लोड को मैंने डब्ल्यू नाम दे दिया। तो आपको पता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट से, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट से आपको पता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू लिखा जाता है इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। अब ये क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया होता है और इलास्टिसिटी तो ये अपनी जगह है और डेल एल अपॉन एल है, तो यहां से नहीं कह सकते आप डेल एल इज इक्वल टू फोर्स एफ एल या पी एल, जो भी कहें आप, पी एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला सबको याद है। तो पहला फॉर्मूला तो ये हो गया सर यहां से कि सर इसका जो डेल एल आ गया दिस इज इक्वल टू पी एल मतलब डब्ल्यू एल अपॉन ए। लेकिन यहीं पर अगर आप ध्यान से देखें इस फॉर्मूले में तो आपका एक और केस आता है सर, सेल्फ वेट वाला केस, याद होगा आपको शायद। ऐसा सेल्फ वेट वाला केस मान लेते हैं कि ये डब्ल्यू का वेट आ रहा है,
याद है आपको? वैसे तो ये गामा एल स्क्वायर अपॉन 2 ही होता है, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2 ही होता है जो सेल्फ वेट आता है। इसका जो डिफ्लेक्शन आता है, डिफ्लेक्शन ड्यू टू द सेल्फ वेट, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2 ही। अब गामा क्योंकि आपके पास एरिया इंटू लेंथ होता है, तो एक्चुअली में वेट की टर्म्स में आता है। डेंसिटी क्या होता है? वेट डेंसिटी, वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम होगा तुम्हारा ए इंटू एल। तो ये कहाँ क्या आ जाएगा? जब वैल्यू को रख दोगे ना गामा की वैल्यू, डब्ल्यू अपॉन ए एल, तो एक्चुअली में ये वैल्यू आ जाती है आपके पास, डेल एल का वैल्यू आ जाएगा डब्ल्यू एल अपॉन टू ए ई आ जाएगा ये। तो अब सॉल्व करना है आपको, दोनों का रेशियो बताना है आपको। रेशियो किसका चाहिए आपको? डेल 1 टू डेल 2 चाहिए क्या, या डेल 2 टू डेल 1 चाहिए? तो डेल 2 टू डेल 1 चाहिए। एक्चुअली में क्या बोला गया? टोटल वेट ऑफ द बार अप्लाइड एट द एंड, ठीक है ना। सेल्फ वेट को मतलब डेल एल 2 अपॉन डेल एल 1 चाहिए तुम्हें। करो जी, जल्दी करो, दोनों का रेशियो करो। एक तुम्हारा ये आ गया और एक तुम्हारा ये आ गया, दोनों का रेशियो करो ना। अब इतना क्या है सोचते हो? 1/2 आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा आपके पास 1/2, और 1/2 बोले तो ए ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। अरे दिस अपॉन दिस करो ना। तो ये था आपके पास इंजीनियरिंग सर्विस का कुछ क्वेश्चन। कुछ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जवाब करो इसका भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त ये भी। कर ही लोगे तुम लोग ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पहले क्वेश्चन को पढ़ो जाए, क्वेश्चन को जरूर पढ़ेंगे पहले। करो करो करो, करने से होगा। कर लो ना फटाफट, देर क्यों कर रहे हो? चलो, मटेरियल हैज द लीनियर स्ट्रेन अलोंग द एक्स वाई जेड डायरेक्शन दे रखा आपको। हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है, एक्टिंग एट द पॉइंट इन द मटेरियल इतना, कैलकुलेट द बल्क मॉडुलस। अरे क्या जी, क्या सोचते हो इतना? अरे आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला नहीं पता है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन में ई और 1-2 म्यू। सबको याद है क्या ये चीज? अब तीनों जगह पर आपको स्ट्रेन का वैल्यू तो नहीं दे रखा है, लेकिन हाँ ये बात क्लियर हो रही है आपके पास कि तीनों डायरेक्शन में लीनियर स्ट्रेन का वैल्यू दे रखा है, मतलब कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल जाएगा आपके पास। यहां से निकालो फिर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा आपके पास? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला ये भी होता है कि एक्स में जोड़ दिया, वाई में जोड़ दिया और जेड में जोड़ दिया, तीनों को जोड़ दोगे तो 0.05 प्लस 0.1 प्लस 0.1, इसको जोड़ो जरा, कितना हो रहा है? जोड़ो जल्दी से। 0.05 .07 हो रहा है क्या? अब सवाल ये है कि सर बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, जो टोटल स्ट्रेसेस हो, जो भी आपका स्ट्रेस हो, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस बोल दो, अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का वैल्यू इसमें 25 दे रखा है, 25 बटे अगर आप ये करते हो 0.07, तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना आ रहा है? आंसर बताओ जरा। सी होगा? सही कर रहा हूं मैं या गलत कर दिया? सही तो है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ो यार, ज्यादा देर नहीं करनी। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी गलती होने के चांसेस रहते हैं। लार्जर इंटरनल फोर्सेस इन द बार शोन इन द फिगर। चलो जवाब करो पहले तो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गलत मत करना है।
और ये गलत लिख दिया मैंने, 0.25 है, ये 0.25 है ना, ये 0.25 है। अब सही आ गया, 100 आ जाएगा, ये गलत कर दिया ना मैंने। ठीक है, अब सही है, गलती सुधार दी मैंने। हाँ कर दिया मैंने, सही कर दिया हो। चलो इसका जवाब करो भाई, आ जाएगा ये भी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा दोस्त, वही वाला जो आप लोग पढ़ के आते ही हैं। कहीं से भी शुरू करो, हमको चाहिए कि लार्जर इंटरनल फोर्सेज इन द बार। देखो कहीं से भी शुरू करो, जैसे मैंने यहीं से शुरू कर दिया है, मान लेते हैं मैंने यहीं से शुरू कर दिया इस वाले पोर्शन को, इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको मैं बी बोल देता हूं, है ना। चलो मैं ए बी को उठा रहा हूं, पहले इस वाले पॉइंट को उठा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो ए पर लोड कैसे कितना देख रहे हैं आप, 10 का देख रहे हैं क्या, बिल्कुल। तो जब 10 का ऐसा देख रहे हैं तो इसके लिए बैलेंस कैसे होगा, यहाँ पर 10 भी ऐसी होगा। मानते कि नहीं मानते हो। अब मैं आपको बी और सी दिखा रहा हूं, बी और सी पर, ये तुम्हारा ए बी था, अब मैं आपको बी सी पर आ रहा हूं, इधर देखना, बी सी है यहाँ पर है, मान लेते हैं। बी और सी में देखा जाए तो पहले तो भैया ये बैलेंस कराना है आपको, ये जो आपका लोड था ना ये वाला 10 वाला, तो पहले तो ये कैसा आएगा, देखो कैसे जा रहा था ये ऐसा, तो आपका बैलेंस कैसे कराएगा, ऐसा कराएगा, कितने का, 10 का। लेकिन एक और एडिशनल लोड है सर, अगर आप ध्यान से देखें तो, अगर आप एक और लोड देखें ध्यान से, तो आपके पास बी से लेकर सी पॉइंट पर, यहां से शुरू कर रहे हैं ना आप, इधर से चल रहे हैं, तो इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो एक 12 किलोमीटर का लोड है जो कि बाहर की तरफ है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, बिल्कुल है। तो हम बोलेंगे सर एक बाहर की तरफ एक और लोडिंग है जो ऐसा है कुछ 12 का। तो आप इस फिगर को ऐसे भी तो बना सकते हो कि सर प्लस माइनस का माइनस होता है, क्योंकि प्लस का 12 वहां होगा, माइनस का 10 वहां होगा, और वो प्लस में आया होगा, तो प्लस का ये क्या है सर, 2 किलोमीटर बाहर से, तो ऑब्वियसली 2 भी ऐसे लगेगा यहाँ पर, इस पॉइंट पर भी, यहाँ पर भी तुम ऐसे दिखा सकते हो, ये 10 का और ये 12 का। बात समझ रहे हो। ये कौन सा पॉइंट दिखा दिया तुमने अभी, ये बी और सी दिखा दिया, वेरी गुड। तो बी सी पर आप आ गए। इसके बाद आप चलते हैं सी से लेकर डी तक, चल लो आप सीधे सीधे यहां तक बोल दो इसको, सी से लेकर डी तक ये है। तो सी डी पोर्शन को बना के दिखा रहा हूं सर। लेकिन सर सी डी पर तो आप जाओगे ही, लेकिन सी डी पर जाने से पहले आपको ये जो लोड है ना सी पॉइंट पर, इसको न्यूट्रलाइज कराना पड़ेगा। तो ये ऐसा था क्या, तो 2 किलोमीटर इसको न्यूट्रलाइज करा दिया, अरे ये वाला इससे न्यूट्रलाइज करा दिया। डायरेक्शन को समझ रहे ना कैसे दे रहा हूं, ऐसा था तो ऐसा जाएगा। अब आपको एडिशनल लोड देखना है कि सी पॉइंट पे कोई एडिशनल लोड है, तो हम कहेंगे कि सर हाँ है। कितने का है सर, ऐसा दबाव तरफ का है क्या, दबाव टाइप का है क्या, देखो ना इधर कैसा है ये, ऐसा ही है, ऐसा दबाव है अंदर के लिए। तो हम बोलेंगे सर ये सी पॉइंट पर कुछ ऐसा है, काला वाला लोड है, और काला वाला लोड कुछ ऐसा है सरकार, कितने का, 15 किलो न्यूटन का। फिर से वही कहानी, माइनस का 15 प्लस का 2, प्लस माइनस का माइनस, और कंप्रेशन नेचर का ही होगा, लेकिन वो 13 का होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी तो आपने क्या किया होगा, 2 का ऐसा लगाया होगा और माइनस का 15 किया होगा। लेकिन मैं इस फिगर को ऐसे भी तो बना सकता हूँ अच्छे ढंग से, इस फिगर को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इस फिगर को, यहाँ पर बना रहा हूँ। तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्लस माइनस माइनस का 13 हो रहा है, और ऐसा ही यहाँ पर भी 13 का लगेगा। तो ये आपका सी और डी पॉइंट की कहानी हो गई। ये 13 आपका सी डी वाले पोर्शन पे आ गया। लेकिन अब आपका डी और ई पॉइंट पर देखना है, तो डी और ई पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। लेकिन पहले वो मुंह बंद कराना पड़ेगा इस वाले का। देखो ना यहाँ पर कितने का लोड है, ये कंप्रेशन नेचर का ऐसा है, ऐसा है, तो ये ऐसा ही आएगा आपके यहाँ पर, कैसा, ये ऐसा आएगा। ये मानते कि नहीं मानते हो, सही बोल रहा हूँ, कितने का ही, 13 का। लेकिन एक और लोडिंग है क्या, डी पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो एक और लोडिंग है कि बाहर की तरफ आ रहा है कुछ, तो कितने का आ रहा है सर, वो आ रहा है सर 20 का। तो प्लस माइनस का अगर देखेंगे तो प्लस माइनस का माइनस होता है, और वो आपका प्लस में होगा लेकिन 7 का होगा, और ये तुम्हारे पास यहाँ पर 7 का होगा। तो ये कहने का मतलब है इस पॉइंट पर भी आपका 7 का लोड होगा। तो आप कहेंगे कि सबसे बड़ा लोड जो है 13 का है, सबसे बड़ा जो लोड है वो 13 का है। अगर आप ध्यान से देखें तो, मानते कि नहीं मानते हो, सबसे बड़ा लोड ही तो पूछा है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंटरनल फोर्स इन द बार। तो लार्जेस्ट इंटरनल फोर्स देखो 10 आया था, इसमें 2 आया था, इसमें 13 आया था, इसमें आपका 7 आया था, तो 13 कहेंगे आप, 13 कहेंगे। 13 किलोन्यूटन जो है सबसे बड़ा लोड है। तो कुछ नहीं है यार, सिंपल से शब्दों में जवाब करना है आपको कि क्या है कि फ्री बॉडी डायग्राम का बड़ा रोल होता है यहाँ पर। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब आप एक पोर्शन को उठाओ
और जिस पॉइंट से आप शुरू कर रहे हैं, जैसे यहां से शुरू कर रहे हैं, तो आप इधर की कंडीशन को आप पहले ढंग से सॉल्व करो, फिर ये है कहानी। आगे बढ़ो। देखो मैंने कहा था ना कि आपका एक कास्ट आयरन वाला खूब पूछा जा रहा है, कास्ट आयरन वाला फिर से आ गया। मैं इसके लिए कुछ टेबल लिखाऊंगा आपको, घबराओ मत आप, टेबल लिखाऊंगा आपको ना। चलो पहले जवाब करो आप लोग जवाब करो भाई, आप लोगों को जवाब करना है। बताओ, द पॉइजन रेशियो फॉर द कास्ट आयरन वेरीज फ्रॉम द 0.23 से 0.27 या 0.25 से 0.3। तो अभी तो बताया आपको, क्या कौन सा वाला, ये वाला, ये इतना ज्यादा तो जाते नहीं। मैंने रेंज तो आपको यही लिखाई थी ना कि 0.2 से 0.3। तो इस बीच देखेंगे अगर आप कास्ट आयरन का, तो आपका ए ऑप्शन के अलावा और है ही नहीं कोई। अब देखो भाई, कुछ कुछ मैंने आपको वैल्यू लिखा रखी है, इनको तो कम से कम पढ़ के जाना ही। जैसे रबड़ का रेंज जो होता है, रबड़ का परफेक्टली इलास्टिक रबड़ का तो होता है ये 0.5, लेकिन रेंज पूछी जाए रबड़ की तो 0.45 से 0.5 होता है। गोल्ड की बात किया जाए, सोना गोल्ड, तो गोल्ड होता है 0.42 से 0.44। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर भी लगभग लगभग कास्ट आयरन की तरह, उसके तरह होता है, एल्यूमिनियम की तरह 0.33, एल्यूमिनियम की तरह, ब्रास की तरह। स्टेनलेस स्टील का होता है 0.3 से लेकर 0.31। स्टील की बात किया जाए तो 0.27 से 0.3, कास्ट आयरन का 0.2 से लेकर 0.26 तक, ठीक है ना, या 0.2 से लेकर 0.3। तो ये रेंज भी याद रखनी है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कंक्रीट की बात किया जाए तो 0.1 से 0.2, लेकिन एग्जाम में इनकी एवरेज वैल्यू आती है 0.1 और 0.2 का जब एवरेज करेंगे तो ये आता है 0.15। ये भी याद रखने। कॉर्क के लिए 0 होता है, तो इस टेबल को याद रखेंगे, ठीक है, काम हो जाएगा आपको एग्जाम में। फिर से देखो, एसएससी जेईई 2018 में क्वेश्चन आ रखा है, इस तरह के क्वेश्चन खूब आते हैं भाई। इस तरह अगर आपके ना, सुन लो मेरी बात को ध्यान से, अगर आपके अभी भी ये डाउट में है ना ये क्वेश्चन इस तरह के कैसे होते हैं, तो समझ लो आपका एक क्वेश्चन जो है ना बहुत जो जल्दी हो जाता तो वो गलत करके आ जाओगे आप। तो इसके कॉन्सेप्ट वही था। कॉन्सेप्ट क्या है कि जहां से भी आप शुरू कर रहे हैं, यहां से शुरू कर रहे हैं, तो फिर इधर के भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, पहले आप इसी पर काम करो। जैसे चलो पहले तुम जवाब करो भाई, देखते हैं कौन लोग जवाब कर पाते हैं। जवाब करो। ये क्वेश्चन शायद मैंने अपनी जो थ्योरी क्लास थी भाई ऑफलाइन में करवाया है, ये क्वेश्चन करा रखा मैंने, ऐसे ये 2018 का है। जवाब करो फिर। डी हो रहा है, डी तो ऑप्शन में है ही नहीं। चलो खैर जवाब करो तुम, मैं करा दूं। चलो मैं करवा देता हूं आपको। देखो मैंने कहा ना कि आप कहीं से भी स्टार्ट करो, जैसे मैंने पी से स्टार्ट किया, पी क्यू से। मैंने ये भी हिंट दिया आपको कि जब आप जहां से स्टार्ट करते हो तो फिर पीछे भूल जाओ, आप यहीं से स्टार्ट करो आप। तो पी पर आपका लोड कितने का है सर, 63 का है। पी पर लोड कितने का है, 63 का, ऐसा है। तो आपका न्यूट्रलाइज कराने के लिए 63 ऐसे लगेगा, लगेगा ही नहीं लगेगा। तो आप बोलेंगे सर ये जो आपका पी क्यू वाले पर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि 63 का लोड है। लेकिन चाहिए हमें किस में चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन द सेक्शन पीओ, पी क्यू। अच्छा इसी में चाहिए भाई, पी क्यू में ही चाहिए, तो कर दो ना फिर। तो 63 इंटू 1000 किलो न्यूटन को न्यूटन में कर दिया, अपन क्रॉस सेक्शन एरिया सबका समान है, ये 0 से 0, 0 से 0 है ना, 9 सतह 63 और 10 9 में 90, तो 90 आ गया आंसर, 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर क्यू आर में। क्यू आर में अब देखो यहाँ पर ये जो लोड है 63 का, पहले इसको बैलेंस कराओ। तो पहले ही बैलेंस कैसा होगा, 63 का न्यूट्रलाइज हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा ये और ये। लेकिन एक और एडिशनल लोड है सर, अगर आप यहां पर देखें क्यू पर, तो क्यू पर एक और एडिशनल लोड है सर, क्या, 35 का। और 35 का नेचर कैसा है सर, अंदर की तरफ है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। तो 63 प्लस का और 35 माइनस का, तो आप बोलेंगे सर 28 है ये तो। और 28 प्लस में आया क्योंकि, तो इसलिए इसको बोलेंगे सर 28
माइनस में नहीं आया, प्लस में आया। तो इसी 28 को बैलेंस कराने के लिए यहाँ पर ऐसे लगेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो आपको क्यू आर में भी लोडिंग का वैल्यू आ गया, तो लोड अपॉन फोर्स कर दोगे तो स्ट्रेस आ जाएगा। अब आते हैं सर आर एस में। लेकिन आर एस में क्या लोड लग रहा है वो तो बात की बात है, लेकिन भाई साहब पहले तो आपको ये जो लोडिंग लग रहा है ये, इसको तो पहले न्यूट्रलाइज कराओगे ना, जैसे यहां पर करा रहे थे, ये वाला न्यूट्रलाइज यहां पर करा है 63 का। तो यहां पर ये जो 28 का है देखो कैसा आ रहा है, देखो 28 का ऐसा है, ये बाहर की तरफ आएगा ऐसे, बोलेगा कि लो भाई। लेकिन एक और एडिशनल लोड है सर आर पर, अगर आप देखें तो ये देखो इस पॉइंट पे देखें अगर आप आर पे, तो आर पे अगर आप देखेंगे तो एक 49 का अंदर की तरफ है सर। तो फिर कर लो आप, प्लस माइनस का खेल है बस। 49 प्लस माइनस का है और सर 28 प्लस का है, तो प्लस माइनस का माइनस। तो आप बोलेंगे सर ये तो आ गया आपका कितना 21, लेकिन 21 ये किस में आया, माइनस में आया। तो ये माइनस में आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको 21, या आप अलग से भी बना सकते हो कि सर एक्चुअली में ये कुछ टोटल रिजल्टेंट जो लोड है वो कुछ ऐसा ही है। कैसे, ये जो मैंने लिख दिया यहाँ पर 21, यहाँ पर भी क्या सर ये 21। तो अब आपकी चेक भी हो जाती है साथ साथ। अब करनी है आपको चेक। चेक क्या करेंगे कि सर देखो अब इस वाले पॉइंट पर देखो, ये जो है आपके एस पॉइंट और ये आर था। तो जब आपने यहां से शुरू करी ना बात, यहां से शुरू करी ना, तो आपको लास्ट चेक यहां पर करना होता है फिर। और आप देखोगे तो सर ये 21 आया कि नहीं आया, और यहां पर देखो इस फोर्स में, यहां पर इसमें देखो फिगर में, तो ये भी 21 है क्या। तो आप क्या है फिर, आप सही है। मतलब कि ये जो है ना जहां से शुरू करोगे, जैसे यहां से शुरू करोगे तो वो जो लास्ट वाला फोर्स है वो आना चाहिए, वो एग्जैक्ट वही वैल्यू आनी चाहिए और उसी नेचर में आनी चाहिए। जैसे कंप्रेशन नेचर में है, 21 कंप्रेशन में आया, तो आपका यहां पर भी क्या आया था, कंप्रेशन में आया। तो भाई साहब आप क्या है, आपकी कैलकुलेशन जो कह रही है बिल्कुल एक्यूरेट कह रही है, आपकी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई है यार, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी शुरू करो, पहले जितना का फोर्स आ रहा है उसको नलीफाई कराओ, उतने का मैंने प्रैक्टिस करो तो काम हो जाएगा। परसेंटेज एलोंगेशन एंड रिडक्शन इन एरिया ऑफ मटेरियल इज यूजुअली कैलकुलेटेड टू मेजर विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आप पढ़ेंगे जरा पहले ध्यान से और जवाब करेंगे। एसएससी का ही क्वेश्चन है ये भी, डेफिनेशन पूछ लेता कभी कभी ना। जवाब करो, चलो चलो जवाब करो। परसेंटेज एलोंगेशन एंड रिडक्शन इन एरिया ऑफ मटेरियल इज यूजुअली कैलकुलेटेड टू मेजर विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। बताइए, किसी पदार्थ के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि और कमी की गणना आमतौर पर उस पदार्थ के किस गुण को मापने के लिए की जाती है। तो आप कहेंगे कि सर कुछ और नहीं है, ये डक्टिलिटी की बात हो रही है। परसेंटेज एलोंगेशन आ गया ना, जब परसेंटेज एलोंगेशन आ गया ना तो मतलब डक्टिलिटी की बात हो रही है दोस्त। तो कभी कभी जो है ना कंफ्यूज नहीं करना है। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर ये एसएससी का क्वेश्चन है दोस्त ना, ऐसे ही जे का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गलती करने के चांसेस हैं लोगों के, लेकिन हम तो बताएंगे आपको कॉन्सेप्चुअली, हम तो बताएंगे आपको कॉन्सेप्चुअली। पहले आप जवाब करो यहाँ पर अच्छे से, करो जी। सेक्शन मॉडुलस ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर इज मेजर ऑफ इट्स, किसी संरचनात्मक अवयव का अनुभाग मापांक। देखो यार क्या लगा सकते हो यहाँ पर दिमाग आप लोग। पहला ऑप्शन है रेजिस्टेंस टू एक्सियल लोड, दूसरा ऑप्शन है रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, तीसरा ऑप्शन है बालक रेजिस्टेंस टू टॉर्जन, और लास्ट ऑप्शन है रेजिस्टेंस टू शियर। रेजिस्टेंस टू शियर क्या जवाब करोगे आप बताओ। रेजिस्टेंस टू शियर बताओ ना। यहां पर रेजिस्टेंस टू बेंडिंग होगा, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि दोस्तों एक्चुअली में क्या है मैं बता देता हूं, हमारे पास बेंडिंग इक्वेशन है m/i इज इक्वल टू σ/y इज इक्वल टू E/r। हम सभी लोग जानते हैं कि m इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू I/y, और आप ये भी जानते हैं कि सर सिग्मा जो ये I/y होता है ये सेक्शन मॉडुलस होता है। तो m इज इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड जब लिखते हैं ना हम लोग, तो भाई साहब यही चीज है वो, तो कि सेक्शन मॉडुलस ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर इज मेजर्ड इज द बेंडिंग मोमेंट। ये तो होता है परमिसिबल स्ट्रेस, तो ये कांस्टेंट होता है एक तरह से हर मटेरियल के लिए।
तो दिस इज डिनोटेड, जेड इज टोटली डिपेंड अपॉन द बेंडिंग मोमेंट। तो सेक्शन मॉडुलस का सीधे कोरिलेशन है किससे? बेंडिंग मोमेंट से। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस टू बेंडिंग की बात हो रही है, ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत थी नहीं। लेकिन गलती होने के चांसेस हो सकते हैं इस क्वेश्चन में ना, जब पहली बार देखोगे आप। चलो कि क्वेश्चन है तुम्हारा फिर से उसमें है, मतलब कि प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द शियर मॉडुलस ऑफ एन एलॉय बॉडी, मिक्सर कोई बॉडी है। इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज फाउंड टू बी 230 GPa, कंसीडर पॉइजन रेशियो ऑफ टेस्टेड मटेरियल इज 0.3। किसी बताओ जरा, सिंपल सा कर लोगे आप। क्या करना है इसमें? शेयर मॉडुलस निकालना है। तो E इज इक्वल टू दे रखा है, दे रखा है 2g1 प्लस म्यू दोस्त। चलो जी 230 करो, जीपीए में दे रखा है उसने ना, जीपीए में है तो जीपीए में रखो। जी का मान निकालना है, 1 प्लस म्यू, म्यू का मान है 0.3, 0.3 1.3, 1.3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.6, तो 230 बटे 2.6 हो जाएगा, और जो भी होगा जी का मान। तो अब करो जरा इसको सॉल्व, अब तो कर ही लोगे। कितना आ रहा है? ये क्वेश्चन है भाई अगेन, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जवाब करो। जवाब करो यहां पर। इस फिगर को देखते हुए, इस फिगर को देखते हुए आपको बताना है दिस इज द विच टाइप ऑफ स्ट्रेन डेवलप इन दिस फिगर। अगर आप देखेंगे इस फिगर में तो किस टाइप का स्ट्रेन डेवलप हो रहा है वो बताना है आपको। मैंने आपको हमेशा कहा है कि सर जबकि किसी बॉडी में अगर हम बात करते हैं तो बॉडी में किसी भी सेक्शन के, किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर कोई भी स्ट्रेस लगता है तो आपका लगता है कौन? प्लेन के परपेंडिकुलर या सेक्शन के परपेंडिकुलर कोई भी स्ट्रेस लगता है तो इसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। और नॉर्मल स्ट्रेस के ही कारण जो स्ट्रेन डेवलप होगा तो नॉर्मल स्ट्रेन। लेकिन कभी कभी प्लेन के पैरेलल भी लगता है, इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस के कारण शियर स्ट्रेन डेवलप होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन जो है ना ऐसा डिफॉर्म हो रहा है, पैरेलल टू प्लेन जा रहा है। तो ये आपके पास जैसे इधर से फाई है, यहाँ से फाई 2 है, तो ये एक्चुअली में फाई 1 प्लस फाई 2, दिस इज द शियर स्ट्रेन एक्चुअली। तो ये आपका फिगर को देखते ही जवाब आ जाना चाहिए था भाई, फिगर को देखते ही जवाब आ जाना था। इस यार ये थैंक यू सो मच सर, प्लीज कंटिन्यू द सेशन, स्पेशली ईएससी क्वेश्चन। मैं सब क्वेश्चन कराऊंगा, घबरा मत, कुछ ईएससी के भी कराएंगे क्योंकि हमको तो सारे एग्जाम देना है ना, एसएससी भी देना है, स्टेट गवर्नमेंट का भी देना है, ईएससी भी देना है। केवल ईएससी ही नहीं कर सकते ना, हम लोगों को सब करना है। ईएससी मैं इसलिए करा रहा हूँ थोड़ा सा अपना लेवल अप करने के लिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस को बूस्ट अप करने के लिए। आज मेरे थोड़ी तबीयत खराब है, आपको लग भी रहा होगा, इसलिए मैं उतनी एनर्जी के साथ पढ़ा नहीं रहा हूँ, कोशिश पूरी कर रहा हूँ, ठीक है। घबराओ मत आप, ये सीरीज हमेशा चलती रहेगी अब आपके जब तक सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। सिलिंड्रिकल स्पेसमैन ऑफ स्टील हैविंग एन ओरिजिनल डायमीटर 11 mm is tensile tested to fracture and found to have engineering fracture strength of 400 MPa if the cross sectional diameter of fracture is 10 MPa। क्या बोल रहा है? The cross sectional diameter of fracture is 10 mm, then true stress। अब देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है भाई। अब यहाँ पर आपको ट्रू स्ट्रेस की जानकारी नहीं है तो आप कभी क्वेश्चन को गलत नहीं सही कर ही नहीं सकते। दो चीजें होती है ना, एक ट्रू स्ट्रेस होता है बेटा और एक होता है इंजीनियर स्ट्रेस, पढ़ा होगा आपने। एक होता है इंजीनियर स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस सुने आपने? नहीं सुने? सुने होंगे जरूर। करो पहले तो आप कोशिश करो बालक। हालांकि एक बेहतरीन रिलेशन होता है इनमें, एक बेहतरीन रिलेशन होता है, वो रिलेशन ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो रिलेशन क्या है, मतलब एक फॉर्मूला है वो, कि जब आप ट्रू स्ट्रेस लिखते हैं
ट्रू स्ट्रेस, लिखो लिखो, कह जवाब करो पहले। 400 क्या दे रखा आपको, फ्रैक्चर वाला। हाँ ठीक है। यस, फ्रैक्चर स्ट्रेस इनटू एरिया एट एनी इंस्टेंट अपॉन एरिया एट द फ्रैक्चर, एरिया एट द फ्रैक्चर। तो ये फॉर्मूला दोस्त अपने नोट्स में जोड़ देना, जो लोगों को, जैसे मैंने बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो केवल हम न्यूमेरिकल से सीखते हैं, अपने नोट्स में जोड़ देना, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो फ्रैक्चर स्ट्रेस इनटू ए आई जो इनिशियल स्ट्रेस है अपॉन आपका फ्रैक्चर, मतलब एरिया एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पर एरिया जो होगा बाहर का, और ए एफ का मतलब है कि फ्रैक्चर के टाइम पर एरिया, और ये दे देता है आपको क्या, ये दे देता है आपको ट्रू स्ट्रेस। ये ट्रू स्ट्रेस का फॉर्मूला है। हालांकि आपने पढ़ा होगा दोस्त कि जो ट्रू स्ट्रेस हम लोग निकालते हैं सिग्मा टी, ये क्या होता है ट्रू स्ट्रेस की जब बात करते हैं तो फोर्स अपॉन एरिया एट एनी इंस्टेंट होता है, किसी भी टाइम में निकालते हैं जब। और जो हमारा इंजीनियर स्ट्रेस होता है, इंजीनियर ये तुम्हारा उसमें आ रखा था यूकेपीएससी जेई में, ठीक है ना। इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो होता है वो होता है हमारे पास फोर्स अपॉन ओरिजिनल एरिया। तो इन्हीं के दोनों मिली भगत से एक फॉर्मूला निकल के आता है, ये अपने नोट्स में जोड़ देना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा हूं फिर से, ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू फ्रैक्चर स्ट्रेस इनटू ए आई अपॉन ए एफ, याद कर लो इसको, ए आई अपॉन ए एफ। चलो तो सर यहां पर आपके पास 400 दे रखा है फ्रैक्चर स्ट्रेस, और यहां पर ए आई ओरिजिनल एरिया उसने दे रखा है सर 10 का, और ए एफ उसने दे रखा है 11 का। तो कर लो ना यार, इतना सिंपल क्वेश्चन, काहे डरते हो। अच्छा ये 11 नहीं है, ये 11 है और ये 10 है, और इसका स्क्वायर करना है। हाँ करो 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 जल्दी से। ये स्क्वायर है इसका, इसका भी स्क्वायर कर देना। कितना आ रहा है, 484 आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को रख दो यार अपने नोट्स में ना, नया फॉर्मूला है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आजकल आया था किसी एग्जाम में। अगेन फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, चलो अगेन फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन है दोस्त, इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन है भाई लक, वेरी गुड, इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन है दोस्त। ये क्या कह रहा है पहले मैं बता दूं कि ये तुम्हारे पास ये सर्कुलर सेमी सर्कल है, एक्स एक्सिस है। ये कह रहा है यहां पर कि सेमी सर्कुलर लेमिनार रेडियस आर दे रखा है, सोने का कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहां होगा इसका ना, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहां इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बालक। तो ये दूरी कितनी होती है भाई, कितने लोगों को पता है कि ये डिस्टेंस कितनी होती है, कितने लोगों को पता है कि दूरी कितनी होती है। अगर आपको ये दूरी पता नहीं है तो नहीं कर पाओगे, बताओ। यस 4r/3π होती है डिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है, 4r/3π, ये जो दूरी होती है आपकी 4r/3π होती है, हमेशा याद रखना ये। तो 4r/3π नीचे से होती है डिस्टेंस। लोकेशन ऑफ सीजी, हम बोलेंगे लोकेशन ऑफ सीजी, कहां से, फ्रॉम सेंटर बोल सकते हैं या बॉटम बोल सकते हैं, सेमी सर्कल है तो बॉटम ही बोलेंगे अभी। तो सर यहां पर रेडियस तो उसने दे रखा है ना 4 इंटू आर, आर कितना है रेडियस, बोलो रेडियस उसने दे रखा है 60 का, अपॉन में 3π, यहां पर आपके पास हो जाएगा 20 या 60, 20 को 80, तो 80/π हो जाएगा भाई साहब, 80/π हो जाएगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके एग्जामों में आते हैं, फटक से करने हैं, ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4r/3π हो जाता है, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ये छोटे मोटे क्वेश्चन जो है ना गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन आपका इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन चलो जवाब करो। चलो टोटल एलोंगेशन ऑफ बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट,
टोटल एलोंगेशन ऑफ बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, जहां पर W उसका स्पेसिफिक वेट है। ध्यान रखिएगा ये जो W है दोस्त, ये यहां पर स्पेसिफिक वेट है, टोटल वेट नहीं है। और आप लोग तो जानते होंगे स्पेसिफिक वेट क्या होता है, लेंथ है, यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ई है। तो चलो स्पेसिफिक वेट के टर्म्स में क्या फॉर्मूला लिखते हैं ये आपको बताना है। चलो जवाब करो, नहीं बताओगे? देखो क्या होता है, मैं बता दे रहा हूं दोस्तों। कोई भी प्रिज्मेटिक बार है और ये, तो इसका जो सेल्फ वेट के कारण जो एलोंगेशन आता है गामा L स्क्वायर अपॉन 2E आता है। और मजेदार बात यह है कि जो गामा है ना, ये कुछ और नहीं है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन इसी का जुड़वा भाई है स्पेसिफिक वेट। इसी का जो जुड़वा भाई है वो है कौन? स्पेसिफिक वेट, क्योंकि स्पेसिफिक वेट भी होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसलिए आप गामा की जगह W भी देखोगे ना स्पेसिफिक वेट, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों बात क्या है, सेम है। इसलिए जब जब गामा बोलोगे तब तक आप ऐसा भी लिख सकते हैं, गामा L स्क्वायर अपॉन 2E भी लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्त, यही चीज जो है ना, इसको जब आप वॉल्यूम को लिखोगे, मतलब कि डेंसिटी के टर्म्स में लिखोगे, यहाँ पर वेट के टर्म्स में, तो WL अपॉन 2AE आता है। कभी कभी कोनिकल बार होती है ऐसा, कोनिकल बार, तो इसमें सेल्फ वेट के कारण जो आपका एलोंगेशन आता है कोनिकल बार में, तो ये आपका क्या हो जाता है, गामा L स्क्वायर अपॉन 6E आता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि WL के टर्म्स में ये आपका सेम ही आता है, WL अपॉन 2AE। ये बात कई लोगों को पता नहीं रहती है, W के टर्म्स में आपका सेम ही आता है WL अपॉन 2AE, लेकिन आपका गामा के टर्म्स में अलग होती है। वो गामा L स्क्वायर अपॉन 2E था, यहाँ पर गामा L स्क्वायर अपॉन 6E है। तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर गामा L स्क्वायर अपॉन 2E, जो कि है डी ऑप्शन। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये हो जाएगा। चलो जी, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। स्ट्रेस विच एक्ट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया, परपेंडिकुलर टू द एरिया। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था, ये पंजाब में आ रखा था शायद एक बार जेई में। अलग अलग एग्जामों के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको बस आपका काम ये है भाई कि हमेशा क्लास जो चल रही मेरी चैप्टर वाइज जो चल रही है अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, ऐसे ही आपके सारे सब्जेक्ट होंगे। अभी तो आप पहला चैप्टर देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें, अभी SFD है, BMD डिफ्लेक्शन वाला चैप्टर है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस है, मोर सर्कल वाला, थ्योरीज ऑफ फेलियर के क्वेश्चन कराएंगे आपको, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम है, कॉलम वाला चैप्टर है, शेयरिंग स्ट्रेस इन चैप्टर है। ठीक है, तो यहां पर बताओ क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा ये? नहीं, नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा। मानते हो नहीं मानते हो? अरे प्लेन के परपेंडिकुलर, एरिया के परपेंडिकुलर नहीं होता नॉर्मल स्ट्रेस। चलो, यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, कुछ बेसिक क्वेश्चन है, फटाफट जवाब करो। अरे सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नहीं होता है, ये तो पढ़ा था हमने हुक्स लॉ से। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है इलास्टिसिटी, और ये आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन, ओ लिटरल नहीं, पॉइजन रेस्ट वो तो नहीं है, डी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सर द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज एन इंडेक्स ऑफ, ये कुछ क्वेश्चन अब मैं आपको वो करा रहा हूँ, कहीं जेई और एई में आ रहे हैं, ये इंजीनियरिंग सर्विस के नहीं है, अब ये किसी स्टेट गवर्नमेंट एग्जामों के क्वेश्चन है जो आपके अब होने वाले हैं। चलो जी जवाब करो, जवाब करो। द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज एन इंडेक्स ऑफ इट्स, क्या पता लगता है, क्या बताया था कि सर जब हम इम्पैक्ट सुनते हैं, मैंने बताया था ना, रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट लोड, किसी सडन लोड को झेलने की क्षमता, की पॉइंट पहचान के बताया था आपको। ये टफनेस की बात हो रही है क्या? की पॉइंट है ये, टफनेस का तो की पॉइंट है इम्पैक्ट, हटा दो। The following figure shown in the stress strain curve for the tensile test on the mild steel, तो यहां पर अपर यील्ड पॉइंट बताना आपको, अपर यील्ड पॉइंट रिजल्ट रिप्रेजेंट, तो भैया ये तुम्हारा इलास्टिक पॉइंट होता था, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बी होता था अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट सी होता था, डी तुम्हारा स्ट्रेन हार्डनिंग जोन का स्टार्टिंग पॉइंट होता था,
और ई तुम्हारा होता था अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट और एफ होता था फ्रैक्चर पॉइंट। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, हटा दो। अब देखो ये शब्द मैंने पिछले सवालों में, पिछले क्वेश्चनों में आपको बताया था सर। एक होता है रिकवरेबल एनर्जी और एक होता था नॉन रिकवरेबल एनर्जी। ये तुम्हारा ईएससी का क्वेश्चन है, लेकिन ये तुम्हारा एसएससी में आ रखा है। रेजिलियंस को क्या पढ़ते हैं, हम लोगों ने पिछली क्लासों में डिस्कस किया था। मैंने आपको कहीं ना कहीं मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा था एक दिन, वहां पर समझाया था ये। बताओ, रेजिलियंस की बात हो रही है दोस्तों, तो रेजिलियंस क्या होता है? रिकवरेबल स्ट्रेन एनर्जी होता है या नॉन रिकवरेबल? तो हम बोलेंगे सर रिकवरेबल होगी। कैसे? जैसे स्प्रिंग का एग्जांपल ले लो। एक स्प्रिंग पर आपने लोड लगाया, जब हम लोग स्प्रिंग पर लोड, स्प्रिंग भी आप कह सकते हैं, किसी मेंबर को भी कह सकते हैं। तो स्प्रिंग पर लोड लगाया, जैसे हम क्या देखेंगे कि सर एक जब ये भींचेगा, मतलब अंदर जाएगा, ये भींचेगा, तो इसका मतलब है आपकी कुछ एनर्जी को स्टोर करेगा। उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं इसको। लेकिन दोस्त इसी को जब आप फोर्स को रिमूव कर दें, इस फोर्स को आप रिमूव कर दें, तो क्या होगा? फिर से ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ सकता है। लेकिन दोस्तों एक क्रिप भी होता है। क्रिप जानते हो? क्रिप होता है नॉन रिकवरेबल एनर्जी, नॉन रिकवरेबल स्ट्रेन एनर्जी। क्रिप का मतलब होता है कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन अंडर द कांस्टेंट लोड। तो वो धीरे 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 बढ़ता रहेगा और वो आपका प्लास्टिक स्टेज के ऊपर चले जाता है। उसको नॉन रिकवरेबल बोलते हैं, कि मतलब वो रिकवर नहीं होगा। जैसे डिफ्लेक्शन हो गया या और भी चीजें हैं। डिफ्लेक्शन भी तो कुछ परमिसिबल लिमिट में होता है ना। आरसीसी में हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसका डिफ्लेक्शन कोड जो है ना, आईएस कोड 456 परमिट करता है कि L/D रेशियो जो है 20 होना चाहिए, L/D रेशियो 26 होना चाहिए कंटिन्यूअस बीम के लिए, L/D रेशियो 7 होना चाहिए। तो वो डिफ्लेक्शन परमिसिबल है, इतना चल सकता है। तो नॉन रिकवरेबल क्रीप हो गया। अभी कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है, जे और ए एग्जामों में आती है ऐसे डेफिनेशन। जैसे क्वेश्चन एक, मटेरियल इन विच लार्ज डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल बिफोर द एब्सोल्यूट फेलियर और रप्चर इज टर्म्ड एज। बोलो बोलो जी। क्या करोगे? मटेरियल इन विच लार्ज डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल बिफोर द एब्सोल्यूट फेलियर और रप्चर। रप्चर से पहले, रप्चर नहीं हुआ है, रप्चर से पहले या एब्सोल्यूट फेलियर से पहले एक बड़ा डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब यहां पर, इस लैंग्वेज से कंफ्यूज मत होना, लार्ज डिफॉर्मेशन का मतलब है यहां पर लार्ज स्ट्रेन। बड़ा स्ट्रेन कहां पे दिखता है? तो माइल्ड स्टील का जब ग्राफ बनाते हैं दोस्तों, स्टील पर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जब ग्राफ बनाते हैं माइल्ड स्टील का, तो आपने देखा होगा ये कुछ ऐसा जाता है, कुछ इस तरह से। यहां देखो कितना बड़ा स्ट्रेन है। आपको तो पता होगा लगभग 20 से ऊपर परसेंट, 20% से भी ज्यादा स्ट्रेन होता है जब ये आपका यहाँ पर फ्रैक्चर होता है। 10 से 12%, 12 से 16, इस तरह से 20% से भी ऊपर रहता है, यहां तक का जो स्ट्रेन रहता है ये। तो इतना लंबा स्ट्रेन है ये देखो। जबकि ये किसके लिए था? माइल्ड स्टील के लिए। जबकि अगर आप डक्टाइल, ये तो डक्टाइल मटेरियल हो गया। अब ब्रिटल मटेरियल के लिए देखें तो स्ट्रेन डायग्राम इतना आता है। इसमें स्ट्रेन की वैल्यू देखो कितना छोटा है, इसमें प्लास्टिक स्टेज भी नहीं आता। ये किसकी बात हो रही है? किसी ब्रिटल मटेरियल के लिए होती है, जैसे कास्ट आयरन हो गया। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर स्ट्रेन की वैल्यू बहुत छोटी होगी, लेकिन डक्टाइल मटेरियल में बहुत लार्ज डिफॉर्मेशन होगा, बहुत लार्ज स्ट्रेन की वैल्यू होगी। तो ये बातें हो ही किसकी रही थी सर? किसी डक्टाइल मटेरियल की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी? किसी डक्टाइल मटेरियल की बात हो रही थी। समझ रहे होंगे आप। फिर से अगेन आपके सिंपल से डेफिनेशन पर क्वेश्चन, ये सारे मैंने नहीं बनाए ये क्वेश्चन। फिर से मैं रिपीट कर दूं, इन क्वेश्चनों को अगर आप डालोगे ना गूगल में तो आपको दिख जाएंगे कहां कहां रखे हैं। ये आपका एसएससी का क्वेश्चन है, ये भी पिछले सालों के नहीं है, ये पिछले सालों के नहीं है, काफी पुराने सालों के, लेकिन आते हैं, पता होनी चाहिए आपको बात। व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोग्रेसिव एक्सटेंशन ऑफ द मटेरियल? इट इंप्लाइज स्ट्रेन इंक्रीजिंग विद द टाइम एट द कांस्टेंट लोड। क्या पहचानना था यहाँ पर? की पॉइंट क्या पहचानना था दोस्त? यहाँ पर की पॉइंट ये है दोस्त, अगर आप ध्यान से देखें तो की पॉइंट ये है। क्या बताया था मैंने? कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन ऑफ मेंबर अंडर कांस्टेंट लोड, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन ऑफ मेंबर अंडर रिपीटिशन ऑफ लोड और साइक्लिक लोड। जब बार बार लोड होता है और रिपीटिशन होता है लोड, तो उसको बोलते हैं फटीग फेलियर और फटीग।
तो रिपीटिशन ऑफ लोड और साइक्लिक लोड फटीग का एग्जांपल है। लेकिन कांस्टेंट लोड पर कोई बीम में कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन, जैसे आपने एक बीम बना दिया और इस बीम का अपना खुद का वेट था, मतलब लोड कांस्टेंट हो गया, अपना वेट कांस्टेंट हो गया, लेकिन कुछ सालों के बाद आप देखेंगे बिना किसी लोड की बढ़ोतरी के, बिना लोड में कुछ छेड़खानी के कांस्टेंट लोड पर ये कुछ डिफॉर्मेशन होगा, उसको क्रीपी तो कहते हैं, क्रीपी तो कहते हैं। तो आप बोलेंगे सर दिस इज द क्रीपिंग इफेक्ट, एक्चुअली दिस इज द क्रीपिंग इफेक्ट, यस और नॉट, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The stress level below which a material has the high probability of not falling under reversal of stress, very important question दोस्त, very very important। ये भी एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी जेई का क्वेश्चन है ये, और आपका ये यूकेपीएससी जेई में भी आया हुआ था शायद यही वाला क्वेश्चन, कंफर्म नहीं हूं मैं, लेकिन एसएससी का कंफर्म है। अरे सर तो स्ट्रेस लेवल बिलो विच अ मटेरियल हैज द हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फॉलिंग अंडर द रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। आपको पता है कि जब हम फेरस मटेरियल पढ़ते हैं, पढ़ाया था आपको कि फेरस मटेरियल में हम लोग जो है ना ग्राफ बनाते हैं, पढ़ाया था आपको कि सर यहाँ पर जो ग्राफ जनता है नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ द साइक्लिक स्ट्रेसेस, और यहाँ पर ये स्ट्रेस की वैल्यू थी। तो एक स्ट्रेस का वैल्यू ऐसा आता है दोस्त, जो कि एक स्ट्रेस का वैल्यू आता है, फेरस की बात कर रहा हूं, ये हो सकता है ये स्ट्रेस का वैल्यू सिग्मा नॉट हो, तो ये स्ट्रेस का वैल्यू से आप, ये स्ट्रेस की वैल्यू है सिग्मा नॉट, और सिग्मा नॉट कुछ और नहीं, इसको बोलते हैं एंडोरेंस लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? एंडोरेंस लिमिट। एंडोरेंस लिमिट कुछ और नहीं है बालक, स्ट्रेस की एक ऐसी वैल्यू जिसमें अनंत समय तक, इनफाइनाइट समय तक आप उस वैल्यू को लगाते जाओ किसी मटेरियल में। जैसे ये है, कोई मेरा फोन है ये, तो मैंने वो एक स्ट्रेस की वैल्यू बोल दी, मान लेते हैं ये 2 न्यूटन है या 1 है, जो भी है, तो इस स्ट्रेस से मैं हमेशा लगा रहा हूं, इसको अनंत समय तक लगाते जा रहा हूं, तो ये फेलियर नहीं होगा मटेरियल। तो ऑब्वियसली एक छोटा ही वैल्यू होगा कोई, लेकिन होगा। लेकिन ये किस में देखने को मिलता है? केवल फेरस मटेरियल में देखने को मिलता है, लेकिन नॉन फेरस में नहीं होगा। नॉन फेरस में ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, नॉन फेरस में नहीं आता है आपके पास एंडोरेंस लिमिट। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन एग्जाम का कि एंडोरेंस लिमिट कहां पर देखने को मिलता है, किस मटेरियल में, तो आप बोलेंगे हमेशा फेरस मटेरियल में ही देख को मिलेगी एंडोरेंस लिमिट। और एंडोरेंस लिमिट कुछ और नहीं, एक स्ट्रेस की वैल्यू है जिस स्ट्रेस की वैल्यू से आप इनफाइनाइट टाइम तक अगर आप लोड लगाते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं उस पर, उस वैल्यू से, तो आपके मटेरियल में कोई फेलियर नहीं होगा, कोई फेलियर नहीं होगा। तो ये है जस्ट। आगे बढ़ते हैं, वही फिर से इलास्टिक लिमिट की बात हो गई। सर बोलो जरा इलास्टिक लिमिट क्या होता है? सब लोग जानते ही हैं, इलास्टिक लिमिट बताओ। आज मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं देख लेता हूँ थोड़ा कितने क्वेश्चन है। अभी बहुत सारे थे यार क्वेश्चन, तो ना थोड़ा एनर्जी डल लग रही है मुझे ना। मैं कल करा दूंगा इन क्वेश्चनों को ना, टेंशन तो नहीं किसी को, कल करा दूंगा मैं क्वेश्चन, किसी को दिक्कत तो नहीं है यार। थोड़ा मैं रिलैक्स कर लेता हूँ क्योंकि अभी मेरे ऑफलाइन में भी क्लास है, थोड़ा सा है ना, कल करा लूंगा मैं कुछ। कल हम कुछ एसएफडी बीएमडी के भी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। ये लास्ट रखता हूं मैं यहाँ पर आज। इलास्टिक लिमिट ऑब्वियसली कौन सा सर? अप टू विच लोड इज रिमूव द ओरिजिनल वैल्यू एंड शेप आर रिगेन, खत्म। बिल्कुल सही बात है। तो आज का एपिसोड को यहीं पर रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद। कल मिलता हूँ। और इस क्लास को भाई सीरियस हो जाओ आप थोड़ा। आज थोड़ी मेरी एनर्जी कम थी, इसलिए मैं ज्यादा वो उस तरीके जिस एनर्जी से मैं बताता हूँ ऐसे नहीं बता पाया, लेकिन कोशिश मैंने पूरी करी है। कल हो सकता है मेरी तबीयत ठीक हो जाए, तो कल जो तो इन क्वेश्चनों को तो करेंगे जो बचे हुए हैं। आज मेरे ख्याल से बहुत सारे बच रखे हैं, और साथ में मैं कुछ एसएफडी बीएमडी के क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, ठीक है। सारे चैप्टर, कितने चैप्टर मैंने आपको बताया ना, 10-12 चैप्टर हमारे इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, सबको डील करेंगे। और सोर्स क्या रहेगा हमारा? सोर्स ऑफ क्वेश्चन इज दैट इंजीनियरिंग सर्विस फ्री क्वेश्चन, यूकेपीएससी जेईई का भी और स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग भी, और सबसे बड़ी बात एसएससी और आरआरबी के भी, ठीक है। कल हम ईएससी के भी क्वेश्चन कुछ रखेंगे ज्यादा, ठीक है, अपना लेवल बढ़ाने के लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।